गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे सुरक्षित होंगे सारे। बाहर ज़्यादा मत निकला करें, किसी काम से ही बाहर जाएं अगर आपको जाना है, क्योंकि आपकी घर बैठे ही पढ़ाई हम लोग अब करवा रहे हैं। जितना भी हमारे से हो सकता है उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने की, ताकि आपको ये लगे कि आप क्लासरूम में ही बैठे हो। ठीक है बच्चों। तो टॉपिक हमारा चल रहा था केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है +1 क्लास की। और इस यूनिट में मैं आप लोगों को अभी तक सबसे पहले मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर करवा चुका था। अगला टॉपिक मैंने स्टार्ट आपको कराया हुआ था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। टोटल 5 लॉज हमारे पास होते हैं प्यारे बच्चों केमिकल कम्बिनेशन के, जिनमें से 2 लॉज में आपको डिस्कस करवा चुका था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब हम थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे आज, जिसका नेम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन? सबसे पहले हम इस लॉ को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल कौन सा लेता हूं मैं? बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं कार्बन एंड ऑक्सीजन का। इसके अंदर भी कार्बन एंड ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी कार्बन एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें कार्बन कितना कितना है? इसमें कार्बन 1 है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन लिखता हूं मैं कितना कितना है। कार्बन का मास लिखूंगा मैं, एक्चुअल में मास मतलब द्रव्यमान। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। और इसमें भी कार्बन कितना है? एक कार्बन है मतलब 12। इसका द्रव्यमान 12 ग्राम। ठीक है जी। तो यानी कि दोनों में कार्बन बराबर है, फिक्स है, इक्वल है। अब ऑक्सीजन दोनों में कितनी कितनी है? इसमें ऑक्सीजन 1 है, मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसमें ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूनी 32। तो ये लॉ वास्तव में क्या कहता है? ये लॉ वास्तव में ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके दो या दो से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं अलग अलग रेशो में जुड़ करके, उस समय इन सब में एक का मास अगर बराबर है और दूसरे का मास जो निकल निकल कर हमारे पास आया है, उसकी रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगी। सिंपल रेशो होगी, होल नंबर में होएगी, पॉइंट्स में नहीं होएगी। यहाँ ऑक्सीजन की रेशो, इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, तो क्या रेशो होगी? 1:2 बाय मास। मास की रेशो हमने ये निकालनी है। एक सिंपल रेशो आएगी और एक होल नंबर रेशो आएगी। ये ला ये बात कहता है। सबको समझ आ गया होगा। एक बार हम डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा पड़ा है? देखो, सबसे पहले लिखा पड़ा है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन साइंटिस्ट ने 1803 के अंदर ये लॉ दिया था। और ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट दो कंबाइन कर रहे हैं, दो कौन कौन से? हमने एग्जांपल ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन का। तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, लेकिन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब ये यूं जुड़े कि कार्बन एक ऑक्सीजन तो CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, एक कार्बन दो ऑक्सीजन तो CO2 बना। तो जब ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास, एक एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन का मास, विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर, दूसरे के फिक्स से जो कंबाइन कर रहा है। कौन कंबाइन कर रहा है फिक्स से? ऑक्सीजन। किसके फिक्स से कंबाइन कर रहा है? कार्बन के फिक्स से। मतलब एक का मास फिक्स है, बराबर है सब के अंदर, और दूसरे का मास हमने निकाला है कितना कितना है? 16, 16 दूनी 32, और उसकी रेशो देखी फिर क्या है। तो विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर इन दीज कंपाउंड बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो बाय मास। एक का मास फिक्स, दूसरे का मास हमने निकाला,
दूसरे के मास की रेशो कितनी है, दूसरे के मास की जो रेशो होगी दैट विल बी सिंपल रेशो एंड होल नंबर रेशो। ये ला हमें ये बात कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्लियर हो गया सबको? एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं। वो भी बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ी, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन तो वाटर बन गया, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन जुड़ी तो बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब उसने क्या कहा था, दोनों में जितने दो मैंने दो लिए हैं, दो की जगह तीन भी बन सकते थे, चार भी अलग अलग तरह के बन सकते थे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में, तो यहाँ दो ही बनेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं दोनों के अंदर हाइड्रोजन बराबर है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है। बाय मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना कितना है, दो। हाइड्रोजन का मास दो ही होता है, एक होता है एक हाइड्रोजन का, एक दूनी दो। यहां भी हाइड्रोजन का मास बराबर है। ऑक्सीजन का मास कितना कितना, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है। एक का मतलब 16, दो का मतलब 32। तो ये भी रेशो कौन सी आई है, एक सिंपल होल नंबर रेशो आई है, 1:2। तो अगर एक का मास फिक्स है और दूसरे का मास हम लोग कैलकुलेट करें और उसकी रेशो को देखें तो वो रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगी। ये तीसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, अलग अलग रेशो में कंबाइन कर रहे हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सभी प्रोडक्ट्स जितने भी बने हैं उन सब में अगर एक एलिमेंट का मास बराबर रख लिया जाए और दूसरे वाले के मास की रेशो को देखा जाए तो वो रेशो एक सिंपल रेशो आएगी और होल नंबर में आएगी। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है 1:2 आएगी हर बार, 2:3, 3:5, 2:6, 2:7 कोई भी आ सकती है, लेकिन रेशो सिंपल होएगी और पॉइंटों में नहीं होएगी। ये नहीं आएगा 1.7:3.2, ऐसे नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल होल नंबर रेशो आपके पास आएगी। ये हमारे पास था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास चौथा लॉ है जिसका नेम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही हरियाणा बोर्ड के ना ही सीबीएसई बोर्ड के। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पांचवा लॉ। वैसे चौथा पढ़ रहे हैं लेकिन इन लॉज के अंदर वैसे वो पांचवा लॉ है, क्योंकि चौथा तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, जिसका नाम है गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम। गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम, जैसा कि नेम से पता चल रहा है वॉल्यूम, ये लॉ हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड है, मास से रिलेटेड नहीं। अभी तक जो हमने तीन लॉ डिस्कस करे हैं वो मास से रिलेटेड थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीनों मास से रिलेटेड थे। लेकिन ये लॉ जो सा हमारा है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम हम किसकी लेते हैं, गैस की, ठीक है ना। तो ये लॉ गैस के लिए लगेगा, बड़ा सिंपल सा लॉ है, देखते हैं क्या कहता है। लो जी, हो गया ये लॉ। इस रिएक्शन से ये लॉ मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा सिंपल सा लॉ। ये लॉ कहता है कि जब रिएक्शन गैस के बीच में हो, N2 भी गैस है, मैंने लिख दिया G गैस, हाइड्रोजन भी गैस है, और इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने वो भी गैस बने। NH3 बन रही है, NH3 भी क्या है, NH3 भी गैस है। तो कहता है इनकी जो रेशो होगी, इनकी वॉल्यूम की रेशो, इधर कितनी बन नाइट्रोजन है 1, तो मतलब 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम का मतलब ये 1 लीटर है, मान लो ये 3 लीटर है,
सीधी सी बात है, ये 1 है, ये 3 है। गैसेस की रिएक्शन हमेशा बाय वॉल्यूम होती है, बाय मास नहीं होती। ये जितना है ये उसका 3 गुना है। ये अगर 1 वॉल्यूम है तो 3 वॉल्यूम है, अगर 1 लीटर है तो 3 लीटर है, ठीक है ना। और ये 2 है तो 2 वॉल्यूम, ठीक है जी। इतनी है ये इनकी, इन सब की रेशो देखो 1:3:2। ये रेशो कैसी है? ये रेशो भी सिंपल रेशो है और होल नंबर रेशो है। मतलब ये ला आपको क्या कहता है? ये ला आपको कहता है जब गैसेस आपस में रिएक्शन करें और जो प्रोडक्ट बने वो भी गैस बने, तो इनकी जो रेशो होगी, वॉल्यूम की रेशो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी वॉल्यूम की जो रेशो होगी, दैट रेशो विल बी सिंपल रेशो एंड होल नंबर। दिस इज लॉ ऑफ गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम। मैं आपको एक बार ये डिफाइन भी करवा देता हूं। According to this law, whenever gases react to form gaseous product, then the ratio of gaseous reactant and product is a simple whole number ratio by वॉल्यूम। ये मैंने आपको बताया ही था कि बाय वॉल्यूम रिएक्शन इनकी होती है। तो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं आपस में, प्रोडक्ट भी गैस ही बन रहा है, तो जो इनकी रेशो आएगी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, दैट रेशो विल बी ए सिंपल रेशो एंड होल नंबर रेशो। ये हमारे पास है लॉ ऑफ गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम। ठीक है जी, सबको समझ आ गया होगा। रिएक्शन बिटवीन द गैसेस, प्रोडक्ट भी हमारे पास गैस ही बनना चाहिए, तो गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट सबकी मिला करके जो रेशो मैं दोबारा लिख देता हूँ वही वाली बात, N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये 1, ये 3, ये 2, तो 1:3:2 इन सब की जो रेशो आई है मिलने की, आपस में रिएक्शन करने की, रिएक्शन के बाद बनने की, दैट रेशो इज सिंपल होल नंबर रेशो बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, तो दिस इज द गे-ल्यूसैक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम। तो ये हमारे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 4 लॉ हमने करे हैं, एक लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी, ये हमारे पास थ्योरी है, डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी मतलब ये थ्योरी एटम से रिलेटेड है। ये थ्योरी हमें एटम के बारे में बताती है। एटम के बारे में टोटल इसके 7 पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि डाल्टन अपनी इस थ्योरी में एटम से रिलेटेड क्या क्या बातें कहता है। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, डाल्टन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या मैंने बताया, टोटल 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट में डाल्टन कहता है
कि आपका जो मैटर है, कोई भी मैटर वो बना हुआ होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से, और उन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है एटम्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, that matter is made up of extremely small particles called atom। दूसरे पॉइंट में डाल्टन क्या कहता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। दो एटम हमने ले लिए, दोनों ही एटम सेम एलिमेंट के हैं, मान लेते हैं दोनों एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, तो उनका साइज, उनका शेप, उनका मास, उनका वॉल्यूम सब कुछ एक जैसा होगा। उनका साइज, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा सब कुछ बराबर होगी, ये बात डाल्टन कहता है। ठीक है, हालांकि इस बात में कुछ कमी है, उन कमी को हम ठीक करेंगे नेक्स्ट थ्योरी में जो इसके बाद आई थी। इसकी कमियों को दूर किया था अगली थ्योरी ने, जिसका नाम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। बट पहले हम ये पढ़ लें डाल्टन ने क्या कहा था। डाल्टन ने कहा था कि एटम सेम एलिमेंट के हर तरह से सेम होते हैं। तीसरा पॉइंट में कहता है डाल्टन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। सेम एलिमेंट के एटम तो हर तरह से सेम है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हर तरह से डिफरेंट है। मतलब मेरे पास एक एटम तो है आयरन का और एक एटम है मेरे पास गोल्ड का, तो दोनों का हर कुछ अलग अलग होगा, उनका साइज, उनका मास, उनका वॉल्यूम सब कुछ अलग अलग होगा। ये बात डाल्टन कहता है तीसरे पॉइंट में। सेम एलिमेंट के एटम हर तरह से सेम है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हर तरह से डिफरेंट है। चौथा पॉइंट, टोटल मैंने आपको बताया 7 पॉइंट थे। फोर्थ पॉइंट में डाल्टन कहता है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which can take part in chemical reactions। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही होता है। ये पॉइंट नंबर 4 में डाल्टन ने हमें बताई। पॉइंट नंबर 5 में डाल्टन क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 में डाल्टन कहता है एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। सेम एलिमेंट के एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम्स बनाएंगे, जिनको हम लोग आजकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। डाल्टन ने कहा था कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एक निश्चित अनुपात में, डेफिनेट रेशो में, तो उससे कंपाउंड एटम की फॉर्मेशन होती है। उन कंपाउंड एटम्स को आजकल हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं, एटम को परमाणु बोलते हैं। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट में डाल्टन कहता है कि जब एटम आपस में कंबाइन कर रहे थे
और मॉलिक्यूल बना रहे थे वो किस रेशो में जुड़ रहे थे, वो सिंपल रेशो में जुड़ रहे थे। द रेशो इन विच एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल is a simple whole number ratio. दिस इज द पॉइंट नंबर 6 की जब एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स रेशो में नहीं जुड़ेंगे, सिंपल रेशो में जुड़ेंगे। एंड लास्ट पॉइंट 7, atoms can neither be created nor destroyed by any physical or chemical method। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाय एनी फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो ये थे हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जिनमें हमने डिस्कस करा डाल्टन ने क्या क्या बातें कही हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इस थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां थी और उन कमियों को ठीक किसने किया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने, जिसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, ठीक है ना। लेकिन उस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम इस थ्योरी के डिफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या कमियां हैं, देखो 4 पॉइंट में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हुई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने मास से रिलेटेड जो लॉ थे उनको तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो लॉ जो वॉल्यूम से रिलेटेड है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे टोटल 5 लॉज में से पहले 4 लॉ हमारे मास पर रिलेटेड है और लास्ट वाला लॉ जो मैंने आपको बताया गेल-यूसैक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम, दैट इज बेस्ड अपॉन वॉल्यूम। तो ये कौन से लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, गेल-यूसैक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 2, it failed to explain why atoms of different elements are different in all respect। उसने कहा था डिफरेंट एलिमेंट के एटम हर तरह से डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्यों, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
It failed to explain why atoms combine to form molecule। ये तो बता रहा है भी एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड एटम्स या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन क्यों कंबाइन क्यों कर रहे हैं एटम वो नहीं बता पाया। It failed to explain the difference between atom and मॉलिक्यूल। यहां भी फेल हो गया। एटम में और मॉलिक्यूल में सही सही क्या डिफरेंस है ये बात भी नहीं बता पाया डाल्टन। इन 4 पॉइंट पे फेल हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो आपने ये 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर आ जाता है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो अभी मैंने जो 7 पॉइंट्स आपको बताए थे वो 7 पॉइंट आपने लिखने हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी रहेगी इन पॉइंट्स की कमी की वजह से नई थ्योरी आई थी, दैट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये सारा आप तैयार कर लेना, इसको रीड कर लेना, समझ लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दोबारा से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू वेरी मच।